गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले टर्न पे हम लोगों ने राजराज प्रथम के लाइफ एंड अचीवमेंट्स के बारे में चर्चा किया था। हम लोग मुख्यतः इस समय चोल डायनेस्टी पे चर्चा कर रहे हैं। नाउ फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज नोन एज द लाइफ एंड अचीवमेंट्स ऑफ राजेंद्र फर्स्ट। चोल डायनेस्टी जिसके बारे में आप जानते हैं कि चोलों ने मुख्यतः अगर देखा जाए तो जो सदर्न इंडिया है, जो साउथ इंडिया का जो पेनिनसुलर इंडिया है जिसे आप प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, तो ये लोग प्रायद्वीपीय भारत में इन लोगों ने पूर्वी तमिलनाडु को केंद्र बना के शासन किया। और पूर्वी तमिलनाडु को जो इन लोगों ने केंद्र बनाया, यहीं से जो पेनिनसुलर इंडिया का आपका पूर्वी तमिलनाडु का हिस्सा है, आपका यहीं पूर्वी तमिलनाडु में इन लोगों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। और आगे चलकर यहीं से ये लोग आगे चल के अपना विस्तार करते हैं और अंततः इन्होंने काफ़ी बड़ा क्षेत्र जो है वह आंध्र प्रदेश का इसके बाद कुछ हिस्सा इन लोगों ने कर्नाटक का भी विजित कर लिया। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि के क्षेत्रों को विजित करने के बाद समझिएगा, कर्नाटक, आंध्र और तमिलनाडु इन क्षेत्रों को विजित करने के बाद इन्होंने इसे एक चोल इम्पीरियलिज्म, चोल पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन का नाम देते हुए इसे चोल मंडलम कहा। क्या कहा? इसे कहा चोल मंडलम, जिसमें चोल द्वारा विजित क्षेत्र और चोल साम्राज्य की जो परिधि है वह पूरा इसमें परिगणित होता है। तो आपका यही हो जाता है आपका, ठीक है, यही आपका चोल मंडलम कहलाता है। आगे चर्चा करते हैं। चोल शब्द का शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो चोल शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है नया साम्राज्य। चोलों का इतिहास हम संगम काल से प्राप्त करते हैं और जो संगम काल जिसका मूलतः समय 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच में सामान्यतः माना जाता है, उस दौर में चोल साम्राज्य का जो प्रथम ऐतिहासिक व्यक्ति हुआ था उसके बारे में कहा जाता है कि उसका नाम था उर्वप हरेइल जेतचेन्नी। तो जो जेतचेन्नी हुआ यह प्रथम व्यक्ति हुआ संगम काल में, लेकिन इस काल में प्रथम ऐतिहासिक व्यक्ति, ही इज नोन एज द फर्स्ट हिस्टोरिक रूलर ऑफ चोला डायनेस्टी, बट ही वाज इन द एरा ऑफ संगम एज और संगम डायनेस्टी। आगे देखते हैं। लेकिन इसके बाद इस वंश में एक महत्वपूर्ण शासक हुआ जिसका नाम हुआ करिकाल का समय लगभग 190 ईस्वी है, मतलब द्वितीय शताब्दी ईस्वी में उनका समय है। और लगभग करिकाल के पश्चात 700-800 वर्षों तक हमको इनका इतिहास नहीं मिलता है। वो उसे कहते हैं डार्क एज ऑफ चोल डायनेस्टी। उस डार्क एज के बाद फिर 9वीं शताब्दी में चोलों का फिर से एक रीओरिजिनेशन होता है, एक उनका पुनर्उद्भव होता है। और इस पुनर्उद्भव की प्रक्रिया में हम विजयालय को शासन करते हुए पाते हैं, इसीलिए विजयालय को चोल डायनेस्टी का द्वितीय संस्थापक कहता है। विजयालय इज नोन एज द सेकेंड फाउंडर ऑफ चोल डायनेस्टी। और विजयालय का जो समय था उस समय से संगमकालीन जो चोल था उन दोनों को अलग करने के लिए इसे कह दिया गया साम्राज्यिक चोल वंश, या इसे कह दिया गया इंपेरियल चोल वंश। तो जो इंपेरियल चोल वंश की परंपरा शुरू होती है, इंपेरियल चोल डायनेस्टी, इसकी जो प्रक्रिया शुरू होती है यह आपके मुख्यतः विजयालय से शुरू होती है। और विजयालय की परंपरा में आगे चल के शासक हुए परांतक प्रथम, उत्तम चोल, और उसके बाद शासक हुए प्रमुख हुए राजराज प्रथम, और उसके बाद हुए राजेंद्र प्रथम। ओके, तो हम लोग फिर आते हैं। चोलों ने मुख्यतः तमिल क्षेत्र को केंद्र बना के राज्य स्थापित किया, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का क्षेत्र समाहित हुआ। इस पूरे पॉलिटिकल अराइना को, पॉलिटिकल पोरिफरी को समग्र रूप से चोल मंडलम कहा जाता है। यह क्षेत्र मुख्यतः पेन्नार और बेल्लारू नदियों के बीच में शुरुआती दौर में चोलों का इमर्जन होता है, उद्भव होता है, और आगे चल के बड़े क्षेत्र में विस्तारित हो जाता है। आगे कहते हैं, अगर प्राचीनता की बात करें तो चोलों का प्रारंभिक इतिहास संगम साहित्य मिलता है, संगम काल से शुरू होता है। और आगे चलकर इनके बारे में जानकारी हमको पहली बार साहित्यिक स्रोतों में कात्यायन के वार्तिक में मिलता है। वार्तिक एक व्याकरण ग्रंथ है
और उसके बाद आभिलेखिक स्रोतों की अगर बात करें तो अशोक का जो दूसरा शिलालेख है इसमें चोर चेल और पांड्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। चोलों का जो राजकीय चिन्ह था वह बाघ था। चोल शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है और तमिल परंपरा में इसका मतलब होता है आपका नया साम्राज्य। ठीक है। अब आते हैं चोल परंपरा में जो इंपीरियल चोल डायनेस्टी है, साम्राज्यिक चोल वंश, उसमें विजयालय, उसके बाद हमने कहा प्रमुख शासकों में परांतक प्रथम उत्तम चोल, उसके बाद अगले जो हुए आपके राजेंद्र प्रथम, और लास्ट में अगले आते हैं प्रमुख राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम के अगर ऐतिहासिक स्रोत की बात करें तो राजेंद्र प्रथम के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में, चोलों के बारे में जानकारी देती है बौद्ध ग्रंथ महावंश, जिससे चोल वंश और श्रीलंका के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद एक और है करंडई दानपत्र लेख है जो राजेंद्र प्रथम के बारे में जानकारी देता है। इसी तरह तिरुवालंगाडु लेख जो राजेंद्र प्रथम के बारे में जानकारी देती है। उसके बाद एक ग्रंथ है जिसे लिखा है त्रिलोचन शिवाचार्य ने, यह सिद्धांत सारावली है। इस ग्रंथ से भी हमको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और खासकर राजेंद्र प्रथम के जो गंगा घाटी का क्षेत्र है, जो गंगा घाटी में उन्होंने इन्वेशन किया था, युद्ध किया था, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमको इस स्रोत से प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर हम फॉरेन अकाउंट्स की बात करें तो फॉरेन अकाउंट्स में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे टालमी ने लिखा है, टालमी का जियोग्राफिका ऑफ टालमी, भूगोल, टालमी ने भूगोल नामक ग्रंथ लिखा है। और इसी ग्रंथ से कहा जाता है कि यूरोपियों ने भौगोलिक खोज की प्रक्रिया शुरू किया था। और इसके बाद अगला एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे लिखा है आपका चाओ जुकुआ ने, चाइनीज यात्री हैं चाओ जुकुआ, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है ली फे फू, इसे चीफानची भी कहते हैं। तो जो यह ग्रंथ है इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है W रॉक हिल और उसके बाद किया है आपके विलियम हर्थ ने। ठीक है, W रॉक हिल और फ्रेडरिक हर्थ, W रॉक हिल और फ्रेडरिक हर्थ ने, W रॉक हिल और फ्रेडरिक हर्थ ने इस ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद किया है। कहा जाता है इस ग्रंथ के प्रारंभ में जो इस ग्रंथ का जो पहला भाग है उसमें हमको 58 देशों के बारे में जानकारी मिलती है और द्वितीय भाग में व्यापार, वाणिज्य आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमको यहाँ पे देखने को प्राप्त होती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और खासकर चाओ जुकुआ का जो ग्रंथ है वह चोलों के न्यायपालिका, न्याय प्रशासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। राजेंद्र प्रथम, ही इज द ग्रेटेस्ट एम्परर ऑफ चोल डायनेस्टी, यह चोल वंश का सबसे महानतम शासक था जिसने चोल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार किया। इसके साम्राज्य विस्तार, इसकी उपलब्धियों के कारण ही इसे दक्षिण भारत का नेपोलियन कहते हैं। ही इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का नेपोलियन कहते हैं। और इतिहास का नीलकंठ शास्त्री ने इसकी तुलना सिकंदर महान से किया है, अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ किया है। और इनके पिता जो हैं राजराज प्रथम की तुलना उन्होंने सिकंदर के पिता फिलिप सेकंड से किया है। तो फिलिप सेकंड वाज द फादर ऑफ अलेक्जेंडर। तो कहा कि यह जो राजराज प्रथम है वो अलेक्जेंडर के फादर फिलिप द्वितीय के समान थे, जबकि ये सिकंदर महान के समान थे। ओके, आगे आते हैं। दक्षिण भारत का नेपोलियन राजेंद्र प्रथम हैं, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त हैं, याद रखिएगा समुद्रगुप्त हैं। इसके बाद हिंदू नेपोलियन, कलचुरी वंश के कर्ण को कहा जाता है हिंदू नेपोलियन है। इसके बाद भारत का आध्यात्मिक नेपोलियन विवेकानंद को कहा जाता है। विवेकानंद को किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने कहा है भारत का आध्यात्मिक नेपोलियन, स्पिरिचुअल नेपोलियन ऑफ इंडिया। अगला देखते हैं छोटा नेपोलियन, महाराजा रणजीत सिंह को कहा है, किसने कहा है? विक्टर जाकमा ने। आगे देखते हैं। इसके बाद मध्यकालीन भारत का नेपोलियन हेमू को कहा जाता है, हु फाट द वार ऑफ सेकेंड पानीपत बिटवीन दैट टुक प्लेस बिटवीन हेमू एंड अकबर। ठीक है, तो उसको हेमू को कहते हैं क्योंकि भारद्वाज ने
इसे मध्यकालीन नेपोलियन कहा है, और जबकि आपका ईरान का नेपोलियन कहलाता है नादिर शाह। नादिर शाह। ओके, चलिए आगे चलते हैं। राजेंद्र प्रथम, जिसने राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद शासन सत्ता स्थापित किया। शासन सत्ता मतलब उन्हें उनका इनकारनेशन हुआ, एक प्रकार से कह सकते हैं उनका इंथ्रोनमेंट हुआ। और यद्यपि प्रशासकीय दक्षता उन्होंने अपने पिता के जीवन काल में 1012 ईस्वी से ही प्राप्त करना शुरू कर दिया, जब राजराज प्रथम ने 1012 एडी में राजेंद्र प्रथम को युवराज घोषित कर दिया और इनको युवराज के पद पे स्थापित करते हुए इनको प्रशासनिक सेवा में प्रशासन में भागीदारी का महत्वपूर्ण अवसर यहीं से प्राप्त हुआ। यहीं से इनका राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो जाती है। आगे चल के राजेंद्र प्रथम ने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से एक बड़े साम्राज्य की स्थापना किया, और इस साम्राज्य की स्थापना के क्रम में उन्होंने अनेक उपाधियां धारण की, जिसमें आपका सबसे प्रसिद्ध है गंगैकोंड चोल इनकी उपाधि है। गंगैकोंड चोल इन्होंने स्थापित किया था। अगली उपाधि है पंडित चोल। अगला है आपका मुडिगोंड चोल। अगला है आपका युद्धमल्ल, करारमकोंड, परकेसरी वर्मन, कटाहाधिपति, वीर राजेंद्र आदि। तो इन्होंने बहुत सारी उपाधियां धारण किया था, जो उसके व्यक्तित्व और कृतित्व के आख्यान को, उसके व्याख्यान को व्यक्त करता है। आगे चलते हैं। फिर शासक बनने के पश्चात राजेंद्र प्रथम ने साम्राज्य विस्तार की ओर ध्यान दिया। तो वह एक इम्पेरियल या कह सकते हैं इम्पीरियलिस्टिक एम्परर था, जो साम्राज्यवादी शासक था, जिसने सत्ता के विस्तार का प्रयास किया। अगर राजराज प्रथम के सत्ता विस्तार की बात करें तो राजराज प्रथम ने सबसे पहले माना जाता है कि केरल पे आक्रमण किया। आपको पता होगा कि केरल पे इसके पहले राजराज प्रथम ने भी आक्रमण किया था, और उनको पराजित करने के बाद उसने 2 उपाधि धारण किया था, कांडलूर कालय सलमरुत, ठीक है, और दूसरा था कांडलूर सालय कलमरुत, और दूसरी उपाधि धारण किया था केरलांतक। इस बार क्या हुआ कि ऐसा लगता है कि राजराज के अंतिम दौर में इन लोगों ने फिर से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दिया होगा, या इनकी अधीनता से बाहर आ गए होंगे। इसीलिए राजेंद्र प्रथम ने इनके खिलाफ फिर से चल के सैनिक कार्रवाई करना शुरू किया, और इस सैनिक कार्रवाई के क्रम में उन्होंने इनको पराजित किया। और ठीक है, पराजित किया तो पहला इनका विजय ये हो गया। इसके बाद कहा जाता है कि इसके पश्चात इनके सेनापति, जिनका नाम था दंडनाथ, राजेंद्र प्रथम के सेनापति दंडनाथ ने आगे चल के पांड्यों पर आक्रमण कर दिया। पांड्यवंश जो आपका यहाँ पर जो सदन आपका क्या है कि उसको बोलते हैं फार सदर्न एरियाज ऑफ इंडिया, ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, जिसे कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर पूर्वी क्षेत्र, सुदूर दक्षिणी क्षेत्र, ये यहाँ पे पांड्य वंश का शासन था। तो इसके बाद इसने पांड्य पे आक्रमण किया, इसके पहले केरल पे आक्रमण किया था। ठीक, तो पांड्य वंश पे आक्रमण किया और पांड्यों की राजधानी मदुरा तक बढ़ गए। कहाँ तक आ गए? मदुरा तक ये लोग बढ़ गए। इस अभियान में उन्होंने अपने एक पुत्र को भी भेजा, जिसकी उपाधि उन्होंने दे दिया था चोल पांड्य। तो चोल पांड्य की उपाधि के साथ अपने एक पुत्र को भी उसने इस अभियान में शामिल कर लिया, भेज लिया। और अंततः जो है ये लोग मदुरा तक पहुंच गए, मदुरा को जीत लिए और मदुरा को जीत कर इन्होंने अपना मुख्यालय बना लिया, अपने पुत्र को उसका वायसराय नियुक्त कर दिया। इस युद्ध के विजय की जो पुष्टि होती है वह तिरुवालंगाडु अभिलेख से होती है। ठीक, अगला देखते हैं सिंहल या श्रीलंका की अगर बात करें, जो आपके पेनिनसुलर इंडिया के आस के यहाँ समुद्र के पार स्थित है। सिंहल या श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका की विजय पहले राजराज प्रथम ने किया था। और आपको पता होगा कि उन्होंने महेंद्र पंचम को पराजित किया था। वहाँ की राजधानी अनुराधपुर को उन्होंने बदल के उसके स्थान पे पोलनरुवा को राजधानी बना दिया था और इसका नाम बदल के उन्होंने रख दिया था जगन्नाथ मंगलम। ठीक है, और अपना उपाधि धारण कर लिया था उन्होंने जगन्नाथ या जयनाथ की। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि ऐसा लगता है कि राजराज के अंतिम दौर में मतलब सिंहल या श्रीलंका वाले भी इनकी अधीनता को उन्होंने, अधीनता का जो जुआ था उसको उतार फेंका होगा, अधीनता को उन्होंने मना कर दिया होगा।
इसीलिए राजेंद्र प्रथम ने पुनः इन पे आक्रमण किया इस बार। और जब इस बार इन्होंने आक्रमण किया तो इसलिए यहाँ के शासक महेंद्र पंचम ही थे, महेंद्र पंचम को पराजित किया और महेंद्र पंचम को बंदी बना के उठा लाए, बंदी बना के उठा लाए। और यहीं पर कहा जाता है कि बंदी अवस्था में ही महेंद्र पंचम की मृत्यु हुई 1029 AD ईस्वी में। तो मतलब तब तक ये लोग यहाँ पे रहे। तो हमको यहाँ पे पता चलती है। अगर हम सिंघल विजय की बात करें तो सिंघल विजय का जो मुख्यतः स्रोत है यह आपको करंडे दानपत्र लेख में और बौद्ध ग्रंथ जो महावंश है उसमें हमको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आपका हो गया सिंघल विजय। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद अगला जो इनका विजय है वह आपका है पश्चिमी चालुक्य। पश्चिमी चालुक्य जिसकी चर्चा हम पहले लोग किए थे। पश्चिमी चालुक्य जो गुजरात के क्षेत्र में कल्याणी के चालुक्य वंश थे, इनको भी पहले राजा प्रथम पराजित कर चुके थे। इस बार क्या हुआ कि इन पे आक्रमण किया गया। नीलकंठ शास्त्री मानते हैं कि राजेंद्र प्रथम के जीवन काल का जो पहला युद्ध है वो पश्चिमी चालुक्यों से ही युद्ध है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोग केरल को पहला मानते हैं ओवरऑल। तो इस बार क्या किया, इस बार इन्होंने इन क्षेत्रों पे आक्रमण किया और कल्याणी के चालुक्य शासक जो इस समय थे वे थे जयसिंह द्वितीय। ये कौन थे? जयसिंह द्वितीय। इस समय इस युद्ध का मूल कारण देखा जाए तो कहा था कि जो बेंगी के चालुक्य थे, ठीक है, जो साउथ इंडिया में बेंगी का क्षेत्र था जो इनकी शाखा थी, यहाँ पर उस समय उत्तराधिकार समस्या चल रही थी। और उस उत्तराधिकार समस्या में कल्याणी मतलब गुजरात के जो शासक थे पश्चिमी चालुक्य, इनके शासक थे जयसिंह द्वितीय। जयसिंह द्वितीय ने क्या किया, उन्होंने इसी बेंगी के युद्ध में भाग लिया और उन्होंने विजयादित्य सप्तम का सपोर्ट कर दिया, विजयादित्य सप्तम को। जबकि चोल वंश की तरफ से राजेंद्र प्रथम ने इसमें हस्तक्षेप किया और उन्होंने राज एक दूसरे अपोनेंट थे उनका समर्थन कर दिया। और अंततः कहा जाता है राजेंद्र प्रथम ने सैनिक अभियान किया और राजेंद्र प्रथम ने इनको पराजित कर दिया और अपने अधीन राजराज को गद्दी पे बैठा दिया। और जो पूरा क्षेत्र था यह तुंगभद्रा रायचूर दोआब का क्षेत्र, तुंगभद्रा नदी से लेकर रायचूर के क्षेत्र का जो दोआब था, ठीक है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, उस पर अधिकार करके अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाई और साम्राज्य के संसाधनों में वृद्धि किया। आगे चला चर्चा फिर करते हैं, थोड़ा देखते हैं। इसके पश्चात कहा जाता है कि राजराज प्रथम की सबसे प्रमुख जो विजय थी वह थी आपकी गंगा घाटी की विजय। गंगा घाटी का जो क्षेत्र है यह वही क्षेत्र है जहाँ से गंगा नदी से निकल के गंगा प्रवाहित होती हैं। गंगा नदी जो है सामान्यतः आपके उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से गुजरती हुई अंततः पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में जाके समाहित हो जाती हैं। अगर देखा जाए तो गंगा का जो क्षेत्र है वह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार से आगे बढ़ता हुआ यह आपका आगे बढ़ता हुआ यह पहुंचता है आपका कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। तो बंगाल से निकलती है, मतलब बंगाल खाड़ी में जाके समाहित होती है। तो हम ये देखते हैं कि चूंकि चोल वंश में जो राजेंद्र प्रथम है उन्होंने यहाँ से तमिलनाडु से आक्रमण करना शुरू किया। तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के हिस्से में पहले इनका अधिकार था। यहाँ से लोग आगे बढ़ते हैं तो पहले बढ़ते हैं उड़ीसा के क्षेत्रों में। तो उड़ीसा के पहले ये लोग कुछ क्षेत्रों में अधिकार करते हैं। उड़ीसा के क्षेत्रों में शुरुआती दौर पे ये अधिकार करते हुए गंगा घाटी के क्षेत्र में पहुँचते हैं। तो गंगा घाटी तक पहुँचने में उड़ीसा के क्षेत्रों की इनको विजय करनी पड़ती है। यहाँ पे कलिंग को इन्होंने जीता, आगे चल के बस्तर को जीता, आगे चल के इंद्ररथ को जीता और दक्षिणी कोसल को जीता। इन सब को जीत कर ये लोग आगे बढ़ते हैं और फिर ये लोग पहुँच जाते हैं गंगा घाटी के क्षेत्रों में। और गंगा घाटी के क्षेत्रों में ये लोग क्या करते हैं कि वहाँ के आसपास के बहुत सारे राजवंशों को पराजित कर दिया। जो पूर्वी गंग वंश है कलिंग में, उस समय जो पूर्वी गंग वंश था, कलिंग के पूर्वी गंग शासक थे, उनका नाम था मधुका मानव को भी ये पराजित कर चुके थे पहले ही। अंततोगत्ता पहुँचते हैं। कहा जाता है कि इन्होंने पूर्वी बंगाल में उस समय शासक थे जिनका नाम था गोविंद चंद्र को पराजित किया पूर्वी बंगाल में। और उसके बाद ये बंगाल में स्थित पाल वंश के शासक महिपाल प्रथम को भी पराजित किया।
तो इन सबको पराजित करके गंगा घाटी के क्षेत्र तक ये पहुंच जाते हैं और गंगा घाटी के एक बड़े क्षेत्र पे ये लोग अधिकार कर लेते हैं। अब उस गंगा घाटी के बड़े क्षेत्र पे जो अधिकार था, इन्हीं के फलस्वरूप कहा जाता है कि इनके प्रयासों के फलस्वरूप गंगा घाटी के क्षेत्रों से जब ये आगे बढ़ते हैं तो इनके साथ वापसी समय में बहुत सारे जो थे दक्षिण भारत के अनेक दल, अनेक ब्राह्मण आदि जो थे वे दक्षिण भारत से आके उत्तर भारत की तरफ टिक गए थे। इसमें सेन वंश महत्वपूर्ण थे और ये लोग ब्राह्मण जो थे वे क्षत्रिय कहलाने लगे थे, इसे कहा गया इनका ब्रह्मक्षत्र। ठीक है, ऐसे ब्राह्मण जो क्षत्रियों का पेशा करने लगे, बाद में चल के शासन प्रशासन का काम करने लगे, वे कहलाए ब्रह्मक्षत्र। ठीक है, तो हमको इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। गंगा घाटी की अगर विजय की बात करें तो इस गंगा घाटी की विजय की जानकारी हमको सिद्धांत सारावली जो त्रिलोचन शिवाचार्य ने लिखा है, इनसे भी हमको इस संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, प्राप्त होती है। तो कुल मिला के हम कहते हैं कि यहाँ तक गंगा घाटी क्षेत्रों पर इन्होंने बहुत बड़े भाग पे अधिकार किया और इनकी थोड़ी बहुत पुष्टि हमको तिरुवालंगाडु अभिलेख से भी होती है। तिरुवालंगाडु अभिलेख से भी हमको इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। आगे देखते हैं। इसके पश्चात राजेंद्र प्रथम की जो अन्य सबसे महत्वपूर्ण विजय है वह है आपका दक्षिण पूर्वी एशिया की विजय। दक्षिण पूर्वी एशिया, आप जानते हैं कि इससे पहले राजराज प्रथम जो इनके पिता थे, उन्होंने मालदीव की विजय किया था और उन्होंने श्रीलंका की विजय किया था। लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया की विजय करने वाला प्रथम शासक जो है यह राजेंद्र प्रथम है। एक क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र था वहाँ पे उस समय मुख्य जो राज्य था वह था श्री विजय कडारम। इस श्री विजय का जो क्षेत्र था उसे कहते थे कडारम राज्य। कडारम में उस समय कौन आता था? कडारम में उस समय आता था जावा, मलाया, सुमात्रा आदि द्वीप। तो जावा, मलाया, सुमात्रा जो दक्षिण पूर्वी एशियाई इंडोनेशिया द्वीप समूह के आसपास का क्षेत्र है, जिसे सम्मिलित रूप से कडारम का क्षेत्र कहते हैं या इसे श्री विजय कहते हैं। इसमें जावा, मलाया, सुमात्रा आता है। इस पे उन्होंने आक्रमण किया और इस पे आक्रमण करके उन्होंने जीत लिया। ठीक है, इस पे आक्रमण करके इन्होंने जीत लिया और इसी में कहा जाता है कि वर्तमान में जो इसका क्षेत्र है वह है खेड़ा एक प्रसिद्ध बंदरगाह क्षेत्र है, वर्तमान में वहाँ स्थित है। और इसी दिशा में, इसी प्रक्रिया के अंतर्गत दक्षिण पूर्वी एशिया के युद्ध के दौरान ही उन्होंने वापसी के समय उसने क्या किया? वापसी के समय उसने अन्य बहुत सारे क्षेत्रों पे अधिकार किया। समझिएगा थोड़ा सा। दक्षिण पूर्वी एशिया का उस समय अगर शासक माना, उस समय जो थे वे थे आपके संग्राम विजयो तुंग वर्मन। कौन थे? नोट कर लीजिएगा, संग्राम विजयो तुंग वर्मन। ठीक है, ये उस समय क्या कहते थे? ये इस समय प्रमुख यहाँ के शासक थे, जिनको कहा जाता है कि इनको उन्होंने युद्ध में पराजित करके बंदी बना लिया, लेकिन बाद में गलती मानने पे कर उपहार देने के बाद इनको अपने अधीन रख के छोड़ के चले आए। इसी के बाद इन्होंने जो अंडमान निकोबार का क्षेत्र है वापसी समय में, जिसे उस समय आपके मारक्कवारम कहते थे, मारक्कवारम में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में इसने आक्रमण किया और वहाँ क्षेत्रों पर अधिकार किया। इन्हीं के पास मलयूर, अराकानियोमा जो आपको भारत और बर्मा के बीच के सीमा रेखा है, अराकानियोमा आपका ये जो बेल्ट है, अराकानियोमा भारत और बर्मा के बीच का क्षेत्र है, यहाँ पे उन्होंने अधिकार किया। बर्मा में जो पेंगू था, इन क्षेत्रों में उन्होंने आक्रमण करके अधिकार कर लिया। ठीक है, इसके पश्चात अरब सागर जो है, याद रखिएगा, अरब सागर तक अधिकार करने वाला राजेंद्र प्रथम जो है एक प्रथम शासक है। दक्षिण पूर्वी एशिया को जीतने वाला प्रथम शासक है, याद रखिएगा। बर्मा पेगू को जीता और फिर अरब सागर को जीतने वाला यह प्रथम शासक है। लेकिन मालदीव पूछेगा तो आंसर आपका हो जाएगा राजराज प्रथम। लेकिन अगर अरब सागर और दक्षिण पूर्वी एशिया पूछेगा तो आंसर आपका हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्वी एशियाई जो क्षेत्र है यहाँ पे जावा, मलाया, सुमात्रा आदि, इनको जीतने के बाद उसने कडारम कोंड और कटाह अधिपति की उपाधि धारण किया। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण किया?
यह धारण किया था आपका करारम कोंड और कटाधिपति की उन्होंने उपाधि धारण किया। ओके, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इनके पश्चात, इन विजयों के पश्चात उसने एक विस्तृत, एक बड़े साम्राज्य की स्थापना किया। और अगर इस साम्राज्य की सीमा देखें तो यह साम्राज्य आपका बंगाल की खाड़ी से लेकर, बंगाल की खाड़ी में चोलों ने इतना व्यापक नौसेना का प्रयोग किया और इसके माध्यम से बर्मा पेगु से लेकर दक्षिण पूर्वी एशिया, जावा, मलाया, सुमात्रा तक विजय किया कि इससे कहा जाता है, और श्रीलंका तक पहुंच गए। कहा था कि बंगाल की खाड़ी को चोलों ने अपनी युद्ध झील के रूप में, इसे युद्ध मैदान के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, इसको पूरा एक युद्ध झील के रूप में बदल दिया। इतना ज़्यादा इन लोगों ने इसका व्यापक नौसैनिक प्रयोग किया था। आगे देखते हैं साम्राज्य विस्तार इनका। अगर देखें तो आप देखिएगा बंगाल की खाड़ी से लेकर दक्षिण पूर्वी एशिया और अरब सागर तक और हिंद महासागर के क्षेत्रों में श्रीलंका तक इनका विस्तार देखने को मिलता है। और यह साम्राज्य मूलतः पूर्वी तमिलनाडु से शुरू होकर आंध्र प्रदेश और उसके बाद आपके कर्नाटक के मूल क्षेत्रों में शामिल था, और अन्य क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पहुँचा सब मिला के आगे चलकर इनको एक साम्राज्यिक अवधारणा और एक पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन की प्रक्रिया के तहत चोल मंडलम का नाम दे दिया गया। ओके, आगे आते हैं। अगर तो इनका एक बड़ा साम्राज्य हो गया। अगर हम सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करें तो देखते हैं कि राजेंद्र प्रथम इन सब के अलावा एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक व्यक्तित्व भी था, कल्चरल पर्सनालिटी था उसका, जिसने शासन प्रशासन के साथ कला, साहित्य और संस्कृति पर भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। कला, साहित्य, संस्कृति के अंतर्गत उसने वैदिक धर्म, वैदिक दर्शन को प्रोत्साहित किया, वैदिक विद्यालयों की स्थापना किया, शिक्षा और दर्शन का इस काल में व्यापक विकास हुआ। वैदिक शिक्षा, वैदिक दर्शन का विकास हुआ। इस काल में घटिका नामक संस्कृत विद्यालयों की स्थापना व्यापक पैमाने पे हुई और यहाँ पे शिक्षा दिया गया। यहाँ पे जो शिक्षा देते थे इनको मूलतः जो होता था, इनको चावल आदि जो होते थे इनको केवल वेतन के रूप में मिलता था, इनको और कुछ नहीं मिलता था। और जो लोग वैदिक दर्शन कहते हैं, दर्शन की शिक्षा देते थे, उनको निःशुल्क देना पड़ता था। आगे देखते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि इसी समय इनकी एक पुत्री थी राजेंद्र प्रथम की, जिसका नाम था अरिमोलिन गैमार। जो अरिमोलिन गैमार थी, उन्होंने तिरुमल वाड़ी मंदिर को मोतियों का एक छत्र भेंट किया था। राजेंद्र प्रथम ने इसके अलावा फड़म नामक एक सिक्का भी जारी किया था। इसके अलावा शासन प्रशासन के क्षेत्र में लोकल बॉडी गवर्नमेंट, जो स्थानीय प्रशासन होती है, उस पर राजेंद्र प्रथम ने व्यापक काम किया। स्थानीय प्रशासन चोलों का पूरे भारतीय इतिहास में सर्वोत्तम प्रकार का माना जाता है। इसीलिए दिस एरा इज नोन एज द गोल्डन एरा ऑफ द लोकल बॉडी गवर्नमेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ओके, तो आगे देखते हैं। इसके अलावा गंगा घाटी की विजय के पश्चात राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण किया था और उन्होंने इसके उपलक्ष्य में अपने यहाँ एक नगर नया बसाया जिसका नाम रखा गंगैकोंड चोलपुरम। इसे कहा गया है गंगापुरी। गंगैकोंड चोलपुरम को गंगापुरी भी कहते हैं और इसी को उन्होंने आगे चल के अपनी राजधानी बना दिया। और उन्होंने एक और काम किया। उन्होंने क्या किया कि यहीं पर उन्होंने सिंचाई व्यवस्था के लिए चोलगंगम नामक एक तालाब बनवाया। चोलगंगम नामक तालाब बनवाया जहाँ पर बेड्डार और नदी के पानी को रोक करके यह चोलगंगम नामक तालाब या तड़ाग बनवाया गया था। ओके, यहाँ तक देखते हैं। आगे देखते हैं कि अगर राजधानियों की बात करें तो याद रखिएगा, चोलों की जो पहली राजधानी है, चोलों की सबसे पहली राजधानी है उत्तरी मन्नूर। चोलों की पहली राजधानी है उत्तरी मन्नूर। चोलों की दूसरी राजधानी है उरैयूर। तो इनकी राजधानी का क्रम है, राजधानी कैपिटल ऑफ चोल डायनेस्टी, राजधानी का क्रम है। पहले नंबर पे है आपका उत्तरी मन्नूर, दूसरे पे आ जाएगा आपका उरैयूर, थर्ड वन विल बी कावेरी पट्टनम दैट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय
बाई करिकाल हु वाज द ग्रेटेस्ट एम्पायर ऑफ द चोल डायनेस्टी ऑफ संगम एरा। तो हो गया कावेरी पट्टनम। करिकाल का मतलब होता है जिसका पैर जला हुआ हो। इसके बाद अगला आगे विजयालय ने स्थापित किया तंजौर को। विजयालय जिसे चोल वंश का द्वितीय संस्थापक कहते हैं, जिसके द्वारा स्थापित साम्राज्य को साम्राज्यिक चोल वंश कहते हैं। इसके बाद अगले आ गए आपके गंगैकोंड चोलपुर। गंगैकोंड चोलपुरम या पुर, इसे स्थापित किया है राजेंद्र प्रथम ने। ये इनके राजधानियों का क्रम है। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण काम किया कि राजेंद्र प्रथम जो था एक धर्म सहिष्णु शासक था। यद्यपि इन्होंने शैव धर्म को ज़्यादा प्रोत्साहित किया और अन्य धर्मों को भी ये लोग लगातार प्रोत्साहन देते थे। इन्होंने राजेंद्र प्रथम ने भी एक प्रमुख मंदिर बनवाया था जो कि आपका गंगैकोंड चोलपुर में, जहाँ उनकी राजधानी थी, वहाँ पे उन्होंने भगवान शिव का मंदिर बनवाया जिसे कहा जाता है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर याद रखिएगा, 2 मंदिर है। यूजीसी का क्वेश्चन था, फिर समझिएगा। बृहदेश्वर मंदिर 2 हैं। एक मंदिर बनवाया गया था राजराज प्रथम के द्वारा, राजराज प्रथम ने बनवाया था, जिसका नाम था आपका बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर या राजेश्वर मंदिर। यह जो मंदिर था यह 13 मंजिला था। इसके शिखरों की बनावट की जो पद्धति है सर्वाधिक उल्लेखनीय है। इसके शिखरों को देखकर एक संगीतबद्ध प्रतिध्वनि का आभास होता है, एक म्यूजिकल हार्मनी का एहसास होता है, जो म्यूजिकल हार्मनी इसके शिखरों में देखने को मिलता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और दूसरा जो है यह बनवाया था राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम, यह राजेंद्र प्रथम ने जो बनवाया था वो भी बृहदेश्वर मंदिर कहलाता है, लेकिन ये कहाँ पे है? यह पहला वाला मंदिर जो है यह था तंजौर में, तंजौर में। और यह जो राजेंद्र प्रथम बनवाया है बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर, यह मंदिर आपका है गंगैकोंड चोलपुर में। गंगैकोंड चोलपुर में है। यह आपका 8 मंजिला, ये भी क्वेश्चन यूजीसी पूछा है। यह 8 मंजिला है, वह पहला वाला 13 मंजिला था। एक और बात याद रखिएगा, पूरे भारतीय इतिहास में चोल वंश का पूरे भारतीय इतिहास में शैव धर्म का यह सबसे विशालतम मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, राजराज द्वारा बनवाया गया। और दूसरी खासियत याद रखिएगा, यह जो मंदिर है भगवान शंकर की यह सबसे बड़ी मूर्ति है जो किसी मंदिर में स्थापित है, जबकि भगवान शिव की पूरे भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी जो मूर्ति है वर्तमान में वह है आदि योगी मूर्ति, जो कोयम्बटूर में स्थापित है, लेकिन यह किसी मंदिर में नहीं है। यह कोयम्बटूर में स्थापित है, जिसको बनाने में लगभग 2900 या 3000 करोड़ रुपया लगा था। ठीक है, तो यह है आदि योगी मूर्ति, वह सबसे बड़ी मूर्ति है, लेकिन मंदिर में स्थापित मूर्ति में सबसे बड़ी बृहदेश्वर की मूर्ति है। और पूरे भारतीय इतिहास में नंदी की सबसे बड़ी अगर मूर्ति पूछेगा तो वह है लिपाक्षी मंदिर में। लिपाक्षी मंदिर जो आपका विजयनगर समाज में बनवाया गया था। इस मंदिर में पूरे भारतीय इतिहास में नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति है। ठीक, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि राजराज प्रथम ने एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना किया और इसके साथ ही साथ एक साम्राज्य निर्माता के साथ साथ राजराज प्रथम एक महत्वपूर्ण, एक कुशल डिप्लोमेटिक, राजनयिक और वैदेशिक नीति का भी दूरदर्शी शासक था। वैदेशिक नीति के अंतर्गत देखते हैं कि राजराज प्रथम ने 1015 में और 1033 एडी में ईस्वी में चीन में अपने 2 दूत मंडल भेजे थे, जो उसके डिप्लोमेटिक या परराष्ट्रीय नीति का द्योतक माना जा सकता है। अंततः हम कह सकते हैं कि राजराज प्रथम न केवल एक महान शासक बल्कि एक महान साम्राज्य निर्माता, एक महान सांस्कृतिक अभिरुचि का व्यक्तित्व था, जिसका भारतीय इतिहास में न केवल चोलों के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है बल्कि संपूर्ण भारतीय इतिहास के प्रमुख शासकों में, प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व में इसका स्थान आता है। ओके, तो कुल मिला के यहाँ तक हम लोगों ने लाइफ एंड अचीवमेंट्स ऑफ राजेंद्र फर्स्ट देखा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।